एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 566 अनामिका को बदसूरत बना दो। अब तक आपने पढ़ा कि मार्था अनामिका और हरीश को पकड़ लेती है और उन्हें बांधकर उन्हें टॉर्चर करने का फैसला करती है। अब आगे इस सिचुएशन में भी अनामिका को बिल्कुल ना डरता हुआ देखकर मार्था क्लियरली समझ गई कि अनामिका मेंटली कितनी स्ट्रांग है। तो फिर मैं पहले क्या करूं? सबसे पहले तेरा ये खूबसूरत चेहरा बिगड़ूं या फिर तेरे इन्हें टैलेंटेड हाथों को काट दूं? मार्था ने जोर से अनामिका की चिन को पकड़ा और वह ये देखकर हैरान हो गई अनामिका की स्किन कितनी सॉफ्ट और स्मूथ है। उसे याद था कि वह खुद अपने हाथों से नताशा के चेहरे पर फेशियल मास्क लगाती थी। इतनी सारी पेम्परिंग और केयर के बावजूद जो नताशा को बचपन से मिलती आई थी, उसकी स्किन अनामिका के बराबर बिल्कुल भी नहीं थी। अनामिका की स्किन कितनी डेलिकेट और बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल फ्लोलेस, जिसकी वजह से किसी को भी जलन हो सकती थी। अगर मैं तेरे इन हाथों को काट दूंगी तो क्या देवांश फिर भी तुझे पसंद करेगा? घटिया लड़की, तेरे ये हाथ पियानो बजा सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर मैं इन्हें काट दूं तो देखते हैं कि तू उसके बाद क्या कर पाएगी, और शायद मुझे तेरे पैर भी काट देने चाहिए, जिसकी वजह से तू जिंदगी भर के लिए एक कीड़े से ज्यादा कुछ ना बन पाए। हाँ हाँ। तभी अचानक मार्था को एक आइडिया आया और उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो कॉल किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा दूसरी तरफ वाले इंसान को उठा लेने में। नताशा, देखो तो कौन है मेरे पास। मार्था ने अनामिका का चेहरा एक ट्रॉफी की तरह पकड़ा हुआ था। नताशा हैरान होते हुए बोली, मार्था, तुमने उसे किडनैप कर लिया? वह अनामिका थी। मार्था ने अनामिका को किडनैप कर लिया। नताशा ने तुरंत अपनी आवाज नीचे कर ली और मेक श्योर कर लिया कि सारी खिड़की और दरवाजे बंद हो गए हो, और भी ज्यादा सेफ्टी के लिए उसने एक पर्दे भी लगा दिए और एक कोना पकड़ लिया जहां से वह सब कुछ देख सके। वह थोड़ी शॉक और खुश दोनों थी। वह अनामिका थी, सचमुच अनामिका थी। मार्था ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर अनामिका को किडनैप कर लिया है। अपनी खुशी में नताशा को एक चिंता हुई और उसने पूछा, मार्था, अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो? किसी को भी पता नहीं चलेगा। एक बार मैं इसके चेहरे पर दाग लगा दूं, इसके हाथ पैर काट दूं तो इसे 18 फ्लोर से नीचे फेंक दूंगी और फिर इसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दूंगी। ओबरॉय परिवार को कभी इसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। अनामिका उनकी बातें सुन रही थी और वह लोग इतनी देर से बात कर रहे थे, मगर फिर भी उसे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर नताशा को पकड़े जाने का डर था, ओबरॉय परिवार में जो प्यार, अनामिका के लिए जो जगह थी, और उसके अलावा उसके भाइयों की पावर, एक दिन अगर यह सच सामने आ गया तो वह और मार्था बर्बाद हो जाएंगे। किसी को नहीं पता है कि यह यहाँ है कहाँ, और कोई नहीं जानेगा कि इसके साथ क्या हुआ है। नताशा, ध्यान से देखना कि मैं कैसे इससे तुम्हारा बदला लेती हूँ। इतना कहकर मार्था ने बहुत ही बुरी तरह अनामिका के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। जो तेज थप्पड़ की आवाज नताशा के कानों तक पहुंची तो वह अपने मुंह को कवर करने से रोक नहीं पाई। मार्था ने अनामिका को थप्पड़ मारा। उसने सचमुच उसे थप्पड़ मारा। इस मोमेंट पर अनामिका एक कैदी की तरह थी जो मार्था की दया पर थी और इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। अनामिका को किडनैप कर लिया गया है तो क्या अनामिका उससे बच पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या वह सचमुच मरने वाली है? अगर वह मर गई तो बिना किसी बेटी के क्या ओबरॉय परिवार का सारा प्यार फाइनली उसको मिलने लगेगा, उनकी अडॉप्टेड बेटी को? और बाकी बाहर की दुनिया अभी भी यह नहीं जानती कि ओबरॉय परिवार में दो बेटियां हैं और एक बायोलॉजिकल, एक अडॉप्टेड। उन्हें बस नताशा का ही पता है कि वह ओबरॉय परिवार की इकलौती बेटी है। अनामिका एक हवा की झोंके की तरह आकर चली जाएगी और आखिर में नताशा ही ओबरॉय परिवार के टाइटल के साथ राजकुमारी बनकर रहेगी। क्या इसका मतलब है कि उसके देवांश के साथ जो एंगेजमेंट थी वह भी फिर से पहले की तरह हो जाएगी? जब नताशा सोचती कि 6 महीने पहले जो कुछ जैसा था, सब कुछ वैसा हो जाएगा, तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट उसके अंदर उमड़ने लगती थी। ये तो बहुत ही अच्छा था। ये तो बिल्कुल एक सपना की तरह था। आज मैं तुम्हारे बिहाफ पर सारा गुस्सा तुम्हारा निकालूंगी। जैसे इसने तुम्हें पास्ट में परेशान किया तो उससे 10 गुना ज्यादा मैं इसे परेशान करूंगी, 100 गुना ज्यादा। मार्था ने कहा और एक और तेज थप्पड़ अनामिका के गालों पर मारा जिसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। छोड़ो मुझे बॉस। इस मोमेंट पर हरीश का दिमाग खराब होने वाला था और उसकी आंखें गुस्से की वजह से पूरी तरह लाल हो गई थी। अनामिका ने उसके बदले पनिशमेंट सही ताकि यह लोग उसके साथ कुछ ना कर दे। अपनी बॉस को अपनी आंखों के सामने मार खाता हुए देखकर हरीश को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह इन लोगों की जान ले लेना चाहता था और खुद अपनी बॉस को बचाना चाहता था, मगर वह छूट नहीं पा रहा था।
हा हा हा। मार्था बहुत ही बुरी तरह हंस रही थी और उसने अनामिका की तरफ देखते हुए पूछा, मजा आ रहा है? वही नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो उसकी खुशी दिखा रही थी, मगर अनामिका के थप्पड़ लगने के बावजूद भी उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर थे और उस पर कोई डर या फिर तकलीफ नहीं नजर आ रही थी। वह बिल्कुल अपनी कोर पर्सनैलिटी के साथ इस तरह खड़ी थी और उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई बेवकूफ हो। जब इसके चेहरे की स्किन को ये ब्लेड निकाल देगा, तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये दया की भीख मांगेगी। मार्था ने इशारा किया तो किसी ने अनामिका की तरफ एक चाकू लेकर बढ़ना शुरू कर दिया। उस ब्लेड को अनामिका की तरफ जाते हुए देखकर अंदर ही अंदर एक खतरनाक चमक नताशा की आंखों में आई, मगर उसने कहा, मार्था, क्या वह लोग सचमुच उसे मार देंगे? चिंता मत करो, मैंने आज से पहले ऐसे कई बहुत सारी चीजें की है। एक मर्डरेस इंटेंशन मार्था की आंखों में दिखाई दी जब वह अनामिका के नजदीक जाने लगी। मार्था, हमें नहीं पता कि कहीं उसने कोई कैमरास या फिर बग्स नहीं लगाए हुए हैं। नताशा अभी भी डरी हुई थी। अनामिका बहुत ही चालाक है, हो सकता है कि वह उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। अगर उसके हिडन कैमरास या बग्स की वजह से ओबरॉय परिवार उसे ढूंढने के लिए ऑलरेडी निकल गई होगी तो जो किस्मत होगी आने वाली मार्था और नताशा की, वह बहुत ही ज्यादा बुरी होगी। मैंने सर्च कर लिया है, ये लोगों के पास कुछ नहीं है। रिलैक्स। मार्था एक एक कदम अनामिका की तरफ बढ़ाते हुए चाकू को अनामिका के गालों से सहलाते हुए एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, रेडी? एक बार तुम लोग मुझे तकलीफ देना शुरू कर दोगे तो मैं सच जानने के मूड में नहीं रहूंगी। तो फिर मुझे मारने से पहले क्यों नहीं बताते कौन हो तुम लोग सचमुच? और कौन है ये लोग? और क्या हुआ था सालों पहले उस आग में? अनामिका ने अपनी नजरें उनकी तरफ करते हुए पूछा। तो एक कोल्ड स्माइल के साथ मार्था ने कहा, तुम्हें सचमुच जानना है? नताशा तुम्हें इतने सारे लोगों के साथ इतनी खतरनाक अवतार में देखकर बिल्कुल नहीं डरी? इसका मतलब है कि वह तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत लंबे टाइम से जानती है। तुम एग्जैक्टली हो कौन और ओबरॉय परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मार्था, उसे मत बताओ, अगर वह मरी नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नताशा ने टाइम पर उन्हें रोकते हुए कहा। तुम लोगों ने मुझे यहाँ बांध हुआ है, मेरे फोन को तोड़ दिया है, मैं बाहर की दुनिया को कांटेक्ट नहीं कर सकती और ना ही अपने आप को बचा सकती हूँ, और यहाँ पर तुम लोगों के पास 100 से भी ज्यादा इंसान है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है मैं भाग पाऊंगी? अनामिका की नजर नताशा के ऊपर गई जिसकी वजह से वह स्पीचलेस हो गई। सचमुच? क्या उन्हें डरने की जरूरत है? अनामिका तो बंधी हुई है और हेल्पलेस है। मार्था फेल तो नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मार्था ने प्लेफुली अपनी बात बीच में ही रोक दी और जैसे वह जानबूझकर अनामिका के साथ खेल रही हो, और थोड़ी देर बाद उसने फाइनली कहा, डूम। मार्था डूम की तरफ से थी। कब से? अनामिका ने पूछा और उसकी नजरें मार्था के ऊपर टिकी हुई थी। वेल, ये बहुत ही लंबी कहानी है, मगर इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारा ये छोटा खूबसूरत चेहरा बिगड़ने में ज्यादा मजा फील करूंगी। मार्था के चेहरे पर एक पागलों वाली मुस्कुराहट थी और उसने वीडियो कॉल पर नताशा के साथ डिस्कस करते हुए कहा, नताशा, क्या तुम्हें क्या लगता है इसके लेफ्ट गाल पर चाकू से निशान बनाऊं या फिर राइट गाल पर पूरी तरह से स्किन निकाल दे ताकि ये दुनिया भर को अपना चेहरा भी ना दिखा पाए मरने के बाद? नताशा तो उससे भी ज्यादा खुश नजर आ रही थी और उसने सजेशन दिया, या फिर शायद इसके लेफ्ट तो गाल पर बीच और दूसरे गाल पर घटिया लड़की लिखना चाहिए। ब्रिलियंट, मार्था ने हंसते हुए कहा और उसकी आवाज शार्प थी और वह डेंजरस तरीके से ब्लेड को अनामिका के चेहरे के करीब ले जा रही थी। एक आखिरी सवाल, अनामिका ने अपनी फेयरलेस आंखों से देखते हुए कहा, सालों पहले लगी वह आग क्या तुमने प्लान की थी? मैं? मार्था हंसने लगी और जेन्युइनली हैरान होते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैंने पूरा का पूरा हॉस्पिटल जला दिया और इस बात को इतने सालों तक सीक्रेट रख पाए? अनामिका, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हो, मेरे पास वैसे ही पावर नहीं है। मैं बस राइट जगह पर राइट समय पर थी और मैं मौके का फायदा उठा लिया। डूम का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था, जो बहुत ही डिप और खतरनाक था। ऊपर ऊपर से कुछ लोग नॉर्मल ही होते हैं, जैसे कि सड़क पर ठेला लगाने वाले लोग, ऑफिस वर्कर्स, मगर पीठ पीछे वह सब डूम के साथ काम करते थे और अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते थे। मार्था भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन ही थी जिसकी डूम को जरूरत थी, तो उन्होंने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। अनामिका सोच रही थी कि क्या सालों पहले आग का डूम से कोई लेना देना है, और मार्था बस एक मोहरा थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया। तो फिर किसने प्लान किया था? वही हॉस्पिटल में समय तेजी से दौड़ते हुए हॉस्पिटल रूम में आते हुए बोला, समीर, हमने मिस अनामिका को लोकेट कर लिया है और उन्हें किडनैप कर लिया गया। क्या कहा तुमने?
समीर ने तुरंत खींचकर अपनी आईवी ड्रिप निकाल दी। भले ही उस नीडल से उसके हाथ से खून निकल रहा था, उसने गुस्से में कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मेरी बहन को हाथ लगाए। वह डूम के लोग लगते हैं और वह लोग उन्हें टावर बे की तरफ ले गए हैं। समीर को जल्दी से रूम के बाहर जाते हुए देखकर समय भी उसे फॉलो करने लगा, लेकिन जब उसने समीर को कमजोर और अभी भी रिकवर करते हुए देखा तो अपने आप को कहने से रोक नहीं पाया, समीर शट अप। समीर की आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी जब वह एलिवेटर के अंदर आया। मेरी बहन को किडनैप करेंगे वह लोग, लगता है उनकी मौत बहुत ज्यादा नजदीक है। वही टावर बे में 18वें फ्लोर पर। अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर मार्था को देखते हुए कहा, तुमने डूम ज्वाइन इन की और उन लोगों ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, और जब ओबरॉय परिवार ने उस आग के बारे में पता लगाना शुरू किया तो तुम्हारे पास कुछ पावर थी, इसलिए तुमने चीजें इधर उधर करना शुरू की और इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, मार्था ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मगर जब तू उसे वेदिका के साथ मिलकर प्रॉब्लम्स खड़ी करने लगी तो डूम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। बस कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, और जिन लोगों को तूने डूम के लिए मार डाला उसके अलावा भी सैकड़ों लोग हैं जो अभी भी जिंदा है और डूम के लिए काम कर रहे हैं, और तुम लोग उन्हें पकड़ नहीं सकते। गुम के प्राइम टाइम के दौरान मार्था को कई सारे बेनिफिट मिले थे, मगर वह भी ओबरॉय परिवार में जो उसे 6 फिगर्स की सैलरी मिलती थी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। डुम के साथ रहने पर वह कुछ ट्रिक खेल सकती थी और अपने हाथ गंदे किए बिना आराम से बच सकती थी। जैसे बहुत वक्त पहले एक सर्वेंट ने मार्था को गुस्सा दिलाया था तो उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा था और वह पकड़ी भी नहीं गई थी। यही डुम के साथ होने का उसका असली फायदा था। तो कौन है तुम्हारा बॉस? किसने वह आग प्लान की थी? मैं तो तुम्हारे हाथों मरने ही वाली हूँ, एटलीस्ट मुझे मरने से पहले बता तो दो। मार्था ये सुनकर बहुत ही बुरी तरह हंसने लगी। उसकी आवाज वहां हवा में गूंज रही थी। तुम उसे टच नहीं कर सकती। ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार भी एक साथ मिल गए फिर भी वह बॉस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि अपने आप पर फोकस करो, क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए एक इतिहास बनकर रह जाने वाली हो। वह चाकू अनामिका को लगने वाला था, तभी एक आवाज ने बीच में ही उसे रोक दिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 567 समीर आ गया। अब तक आपने पढ़ा कि मार्था अनामिका और हरीश को पकड़ कर ले जाती है और अनामिका को मार रही होती, और यह सारी चीज वह वीडियो कॉल करके नताशा को भी दिखा रही थी जो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। अब आगे, मार्था अनामिका के चेहरे पर चाकू चलाने वाली थी, तभी किसी आवाज ने उसे रोक दिया। मार्था एक बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ एशियन परेशानी भरी चेहरे के साथ वहां पर पहुंची। उसने मार्था को प्राइवेट में बात करने के लिए साइड में बुलाया। मार्था ने उम्मीद नहीं की थी कि इस वक्त कोई उसे बीच में रोक देगा, और टाइटली अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू पर पकड़ मजबूत करते हुए वह वहां पहुंची, और उसकी टोन में इम्पेशंस साफ नजर आ रहा था। क्या बात है? ओबरॉय परिवार ने किसी को भेजा है? उस एशियन ने कहा, और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। कौन? मार्था ने अपनी आंखें छोटी कर ली। समीर। ये नाम सुनते ही मार्था रिलैक्स हो गई। ओ, वह है। कोई चिंता की बात नहीं है। ये सुनकर वह औरत कंफ्यूज हो गई और उसने मार्था की तरफ क्यूरियस नजरों से देखना शुरू कर दिया। समीर का इन्फ्लुएंस बेलोरिया में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, और वह लोग यूजुअली उससे दूर ही रहने की कोशिश करते थे, तो जब मार्था ने उसकी बहन को पकड़ा हुआ है तो वह इतना रिलैक्स क्यों नजर आ रही है? रिलैक्स? मैंने अपना होमवर्क किया है। मार्था ने जो बातें सुनी थी उसके अकॉर्डिंग समीर और उसकी बहन अनामिका और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे। वह लोग एक दूसरे से फाइट में उलझे हुए थे। डेडली ड्रैग रेस की थी, और अफवाह थी कि समीर ने कसम खाई थी कि जब वह उसे पकड़ लेगा तो उसकी चमड़ी निकल लेगा और उसे जान से मार देगा, और कोई और ऑप्शन ना होने पर अनामिका को यहाँ छुपकर रहना पड़ रहा था। आफ्टर ऑल समीर बेलोरिया में एक टाइटन के बराबर था जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वह इससे कई ज्यादा नफरत करता है, शायद इसे पकड़कर इसे खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता होगा। मार्था ने कहा, और एक डेविल सेटिस्फैक्शन के साथ अनामिका के डायरेक्शन में। इस घटिया लड़की ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि इसके 5 भाइयों में से एक इससे इस हद तक नफरत करेगा और उसे मारना चाहेगा। मार्था उन दोनों भाई बहनों की राइवलरी के बारे में भी जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, और उसका विश्वास बढ़ता ही जा रहा था कि खून के रिश्ते हर रोज एक साथ वक्त बिताकर बनाए हुए रिश्तों से कमजोर होते हैं।
शायद समीर को भी अनामिका के ये स्मग और सेल्फ इम्पोर्टेंट वाला लुक बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। उसके दिल में शायद नताशा ही सबसे ज्यादा मैटर करती होगी और इसीलिए वह अनामिका के खिलाफ है। मगर अगर वह औरत अभी भी शक कर रही थी, अगर वह यहाँ अनामिका के लिए नहीं आया है तो वह क्यों सालों पहले वाली आग को इन्वेस्टिगेट कर रहा है? क्या हो सकता है कि वह यहाँ वाइपर के पीछे आया हो? आफ्टर ऑल समीर कई महीनों से लगातार सेम को ढूंढ रहा था जिसे वाइपर ने मारा था। अगर वह यहाँ वाइपर के पीछे आया है तो उसे बता दो कि अनामिका ने उसे मार डाला, और अगर उसे अनामिका चाहिए तो कहो कि वह इंतजार करे, तुम पर्सनली उसे उसका डिलीवर कर दोगी बाद में। मार्था की नजरें फिर अनामिका के ऊपर चली गई और टाइटली चाकू को पकड़े हुए वह उसके नजदीक जाने लगी। काफी दुश्मन है तुम्हारे, मुझे लगा कि मैं पहले उसे शॉप दूं तुम्हें, मगर तुम इतनी आसानी से मर जाओगी यह ख्याल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मार्था ने बगल वाले टेबल पर रखे हुए फोन को देखा और उसे उठाकर ठीक से सामने करते हुए बोली, नताशा ध्यान से देखो, मैं इस घटिया लड़की के चेहरे पर कुछ लिखने वाली हूँ। रुक जाओ मार्था, नताशा ने अचानक से कहा और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और खुशी साफ नजर आ रही थी, और उसने अनामिका के चेहरे देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि यह मुझसे भीख मांगे। क्या? मार्था को उसकी बातों का मतलब समझा नहीं आया। अनामिका, अगर तुम यह एडमिट करती हो कि घर वापस आना एक गलती थी और तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था और ऐसे नाटक नहीं करना चाहिए था जैसे वह घर सिर्फ तुम्हारा है, और घुटनों पर बैठकर मुझे भीख मांगती हो और 10 बार अपना सर नीचे जमीन पर पटकती हो, तो मैं शायद मार्था को कहूंगी कि वह तुम्हारा खूबसूरत चेहरा ना बिगड़े। ऑफ कोर्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, ये बस एक झूठ था ताकि अनामिका उनके सामने हार मानकर भीख मांगे। अनामिका की नजरें स्किन की दूसरी तरफ नताशा पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल आ गई और उसने कहा, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम लोग मुझे खोल दोगे? ये सुनकर नताशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, वह लोगों उसे खोल नहीं सकते थे, अनामिका की स्किल्स के हिसाब से वह आसानी से उन सबको खत्म कर देगी। तुम लोग चाहते हो कि मैं भीख मांगूं, मगर तुम लोगों में मुझे खोलने की गट्स भी नहीं है। अनामिका ने एक इंडिफरेंस ऑफ एयर के साथ कहा, जो करना है करो। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हें मारना इतना मुश्किल है? मार्था ने कहा और गुस्से में अपना चाकू आगे बढ़ाया, मगर पलक झपकते ही अनामिका और हरीश ने एक लुक एक्सचेंज किया और कुछ सेकंड के अंदर ही अपने हाथों की राशियों को खोलकर अपने हाथ आजाद कर लिया। अनामिका ने बहुत तेजी से मार्था को किक किया और वहीं हरीश ने अपने बगल वाले किलर से गन छीन ली और मार्था की तरफ एम कर दी। वह लोग इतना फास्ट मूव कर रहे थे कि उन गुंडों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और उन्हें पता चलता उससे पहले ही मार्था गन पॉइंट पर थी। मार्था जो जमीन पर गिरी हुई थी, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर अनामिका और हरीश की तरफ देखा। तब तुमने कैसे? वह हकला रही थी। सैकड़ों आदमी उनके पीछे थे, मगर उनमें से किसी ने भी अनामिका और हरीश को उनकी रस्सियां खोलते हुए नोटिस नहीं किया। हरीश ने अपनी शर्ट का एक बटन प्रेस किया तो मार्था की थोड़ी देर पहले की सारी बातें सब लोग सुन सकते थे। हैरान हो, यह मेरी बॉस का बनाया हुआ मिनी कैमरा और एक बग है। मार्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे शक था कि अनामिका में कोई जाल बिछाया हुआ है, मगर उसने इमेजिन नहीं किया था कि कोई इतने छोटे बटन में भी कैमरा छुपा हुआ होगा। ये छोटी घटिया लड़की इस मिनी कैमरा और बग को एक बटन का रूप कैसे दे सकती है? हरीश नीचे झुका और उसकी आवाज में सरकेजम साफ ना नजर आ रहा था। मेरी बॉस ने कई जंगली जानवरों को हराया है, कई सारी बुलेट डॉज की है और लड़कर इस मुकाम को हासिल किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो उन्हें पकड़ लोगी? अगर वह तुम्हें फंसाना नहीं चाहती और तुम्हारे मुंह से उन्हें सच नहीं जानना होता तो उन्होंने ऑलरेडी तुम सबको खत्म कर दिया होता। गन अभी भी मार्था के सर पर लगी हुई थी और नताशा फोन की दूसरी तरफ हैरानी से अपना मुंह कवर किए हुए सब कुछ देख रही थी। अनामिका को सचमुच बहुत कुछ आता है, वह सचमुच ये सब कर सकती है। उसने कर दिखाया। वह लोग क्या करेंगे? अगर वह लोग ओबरॉय परिवार के हाथ लगा गए तो ना वह और ना ही मार्था अगली सुबह का सूरज देख पाएंगे। मेरे बॉस का चेहरा कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर तू थप्पड़ मार सके। हरीश ने वह गन मार्था के सर पर लगाई हुई थी और लगातार एक के बाद एक उसके चेहरे पर तेजी से थप्पड़ मारे जा रहा था। मार्था जो जमीन पर गिरी हुई थी, वह फाइट बैक करना चाहती थी, मगर हरीश ने उसे कोड आवाज में वार्निंग दी। आगे बढ़कर देखा, एक मुंह उठाया और मैं तुझे यही के यही खत्म कर दूंगा। पूरे रूम में डरावना माहौल फैला हुआ था। इतनी हिम्मत कि तू मेरी बॉस को मारे, घटिया औरत। कई सारे थप्पड़ मार्था के चेहरे पर मारकर जब हरीश का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया तो वह खड़ा हुआ और उसने एक किक मारी मार्था को। उसे मारना बंद करो, नताशा कांपते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी। उसने अनामिका को हट नहीं किया।
मुंह बंद रखो अपना। हरीश ने बहुत ही खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहा, मेरी नजरें तुम पर भी है, तुम बस इंतजार करो, इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। मगर पहले वह उन्हें मार्था से डील करना होगा। वही नीचे समीर एरोगेंटली उस आधी अधूरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा था। उसकी प्रेजेंस देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अभी अभी उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और उसके पीछे समय भी उतनी ही खतरनाक और इम्पोजिंग ऑरा के साथ खड़ा था, इतना इम्पोजिंग कि कोई भी नहीं इग्नोर नहीं कर सकता था। वह किलर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आई तो उसने देखा कि दो स्पोर्ट्स कार ने एंट्रेंस को रोका हुआ है और उसके सामने बहुत ही खतरनाक और शैतान कहे जाने वाला समीर ऐसे खड़ा है जैसे ये दुनिया उसी की हो। समीर को अपने सामने खड़ा देखकर उसके लड़कों का डर फील हो रहा था, मगर फिर भी उसने किसी तरह अपने चेहरे पर एक शांत और कलेक्ट स्माइल लाकर कहा, समीर काफी सुना है आपके बारे में, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस वक्त आपको कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ खींच लाई? तुम लोगों को मासूम बनने का, बहुत नाटक करने का शौक चढ़ा है। समीर की नजरें खुश या फिर शांत तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। इसकी इतनी हिम्मत कि वह उसकी प्यारी बहन को यहाँ लेकर आए, क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसे मुझे सौंप दो, समीर ने गुस्से में कहा, और उसका टाइम वेस्ट करने का यहाँ पर कोई इरादा नहीं था। मगर उस औरत ने अभी भी ऐसे नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और पूछा, मुझे पता नहीं है समीर, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे साथ यह नाटक करने की जरूरत नहीं है, समीर ने कहा, मगर वह अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही समय ने एक चाकू निकाल कर उस औरत के गले पर लगा दिया और समीर ने उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, क्या मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारा यह नाटक देखने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं है? वह औरत थोड़ा डरी हुई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि समय ने कितना फास्ट मूव किया। वह तो अपनी तरफ बढ़ते हुए समय और चाकू को देख भी नहीं पाई थी। क्या तुम्हें वह लड़की चाहिए? समीर ने बहुत ही कॉल तरीके से बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, उसे चुपचाप नीचे लेकर आओ। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम बिना किसी मेहनत के उसे हमसे छीन लोगे? उस औरत नेगोशिएट करने की कोशिश की, जिसके वजह से समीर का गुस्सा बढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो जो मेरे साथ बार्गन करोगी? मेरे एक उंगली के इशारे पर मेरे आदमी सीधा तुम्हें नरक भेज देंगे। तुम्हें वह इतनी बुरी तरह क्यों चाहिए? वह औरत अभी भी अपनी जिद पर खड़ी हुई थी और उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी जगह है कि तुम मुझसे पूछ सको? समीर के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी सिगरेट लाए और उसका एक गहरा पफ लेते हुए कहा, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, उसे अभी के अभी सही सलामत नीचे लेकर आओ या फिर मैं इस कचरे के ढेर को अभी उड़ा दूंगा। वह औरत जानती थी कि उन्होंने अभी तक अनामिका को टॉर्चर करना पूरा नहीं किया है, इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इसलिए उसने नकली हंसी के साथ कहा, कूल डाउन समीर, वापस जाओ और मैं पर्सनली उसकी बॉडी तुम्हारे दरवाजे पर छोड़कर जाऊंगी। बॉडी? समीर की नजरें कोल्ड हो गई और उसके हाथ से सिगरेट जमीन पर गिर गई। हाँ, उसने हमें ओफेंड किया था, इसलिए हमने उसे मार दिया। बॉडी थोड़ी सी मेसी हो गई है क्योंकि हमने थोड़ा टॉर्चर किया था। हमें थोड़ा वक्त दो, हम उसके सारे बॉडी पार्ट्स एक जगह इकट्ठा करके तुम्हारे पास डिलीवर कर देंगे। समीर, हम नहीं चाहते कि तुम उसकी बॉडी की वह हालत देखकर डर जाओ। उसकी यह बात सुनकर समीर कड़वाहट से हंसते हुए बोला, तो उसकी बॉडी एक पीस में नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमने उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया है और उसके हाथ पैर भी काट दिए हैं और फिर उसे 18 फ्लोर से नीचे फेंक दिया, उस औरत ने कहा, और वह समीर की उस दुख भरी हंसी को सेटिस्फैक्शन समझ रही थी। तो फिर उसके जिंदा होने का कोई चांस नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं, इतनी हाइट से गिरने के बाद एक रोबोट के भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वह तो एक इंसान थी। हमने उसके हाथ पैर काट दिए थे और उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया था, इसीलिए हमें टाइम चाहिए उसकी बॉडी पार्ट को इकट्ठा करके तुम तक डिलीवर करने के लिए। समीर ने हाँ में सर हिलाया और अचानक से उसका कॉलर पकड़कर बहुत ही खतरनाक और कोल्ड आवाज में बोला, वह मेरी अपनी बहन थी, मुझे मौका भी नहीं मिला ठीक से उससे बात करने का और ना ही मैंने अपना प्यार उसे जताया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने उस पर उंगली उठाई। ये सुनकर वह औरत डर गई। क्या मतलब है? उसकी अपनी बहन? वह लड़की समीर की अपनी बहन थी। मार्था ने यह बात तो उसे नहीं बताई थी। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? समीर ने उसके बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए दूसरी तरफ फेंक दिया और वही समय ने अपना ब्लेड ले जाकर ठीक उसके चेहरे पर एक तेज कट मार, चारों तरफ खून फैल गया। आह! उस औरत ने दर्द में कांपते हुए अपना चेहरा कवर किया अपने हाथ से, मगर समय ने एक और कट उसके चेहरे पर मारा। आसपास के जितने भी लोग थे वह लोग शॉक हो गए और उन्होंने नहीं पता था कि हो क्या रहा है। लेकिन अब जब तक वह औरत मरी नहीं थी तो उन्होंने आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, इस डर से कि कहीं लड़ाई करने पर उसे और भी सफर न करना पड़े।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मिस अनामिका का चेहरा बिगड़ने के लायक हो? समीर ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसके हाथ पैर मरोड़ कर तोड़ दिए और फिर अपने चाकू को स्विफ्ट मोशन के साथ उसके गले पर घुमा दिया, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर उसके गले से खून का फवारा बह गया और वह वही दम तोड़कर मर चुकी थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड 6 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक्स्ट्रा एपिसोड 6 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।